उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर को समझने में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के विषय में, संसाधनों के महत्व को जानने में, यह समझने में कि संसाधन आवंटन के संबंध में निर्णय लेना किस प्रकार कार्य करेगा, ये समझने में कि व्यक्ति के संसाधन कम हैं और इसलिए हर व्यक्ति में संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन के संबंध में आवंटित करने की प्रवृत्ति होती है। ये समझने में कि सरकार केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन के तरीकों को किस प्रकार नियंत्रित करती है। उत्पादन संभावना सेट एवं उत्पादन संभावना सीमाओं के विषय में सीखने में, वस्तु की अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत के विषय में सीखने में, ये सीखने में कि मुक्त अर्थव्यवस्था में संगत उत्पादन और संसाधन आवंटन के कार्य में बाजार कैसे कार्य करता है, ये सीखने में कि मूल्य संकेत संसाधनों का आवंटन करने की समस्या हल करने के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। सकारात्मक एवं मानदंड संबंधी अर्थशास्त्र के बीच भेद के विषय में सीखने में, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के विषय में सीखने में, साधारण अर्थव्यवस्था और इसकी महत्वपूर्ण समस्याएं, वस्तुएं और सेवाएं, संसाधन एवं व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाई, किसी भी प्रकार की मूर्त या भौतिक वस्तुएं जो लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं, उन्हें वस्तुएं कहा जाता है। हालांकि सेवाओं की अवधारणा वस्तुओं से अलग है। ये आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की अमूर्त संतुष्टि को दर्शाती हैं। सेब का रस आपकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त होगा और एक चिकित्सक से आप चिकित्सा सेवा और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जो सेवाओं का उदाहरण है। संसाधन कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसका उपयोग मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जैसे फसलों और अनाज के उत्पादन के लिए कृषि भूमि में श्रम, छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का ज्ञान और विशेषज्ञता इत्यादि। दुनिया में हर व्यक्ति को ये निर्णय करने की जरूरत होती है कि वो कौन सी वस्तु या सेवा सर्वाधिक चाहता है। ये निर्णय लेने वाली इकाई एक व्यक्ति हो सकता है, एक घर परिवार, एक फर्म या कोई भी संगठन हो सकता है। संसाधन आवंटन और उत्पादन की अनुकूलता। उत्पादन और इसकी जरूरत संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की मांग के अनुरूप होने की आवश्यकता होती है, जो मांग में वृद्धि के सकारात्मक प्रभाव में उत्पादन में वृद्धि करती है। उत्पादित वस्तुओं और उत्पादन संभावना सीमा का चुनाव। संसाधनों की कमी और वस्तुओं या सेवाओं के विकल्प के परिप्रेक्ष्य में कई प्रश्न उठते हैं। वे हैं, सबसे पहला उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद क्या है और उनकी मात्रा क्या है? दूसरा, उन उत्पादों के उत्पादन का तरीका एवं तीसरा, समाज के किस समूह के लिए उन उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। संसाधनों की विशिष्ट मात्रा की सहायता से एवं
तकनीकी ज्ञान की विशिष्ट शैली के पर्यवेक्षण से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभव संयोजनों का संग्रह अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना सेट को दर्शाता है। दो वस्तुओं या सेवाओं की उत्पादन संभावनाएं वक्र में सम्मिलन का निर्माण कर सकती हैं, जिसे उत्पादन संभावना सीमा कहा जाता है। ये अन्य वस्तुओं या सेवाओं की राशि के लिए उत्पादित की जाने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थापन। केंद्रीय सुनियोजित अर्थव्यवस्था एवं बाजार संचालित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन संबंधी समस्याओं को मुक्त बाजार में या किसी केंद्रीय योजना प्राधिकरण जैसे कि सरकार के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगे व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार संसाधन आवंटन की योजना एवं उत्पादन की प्राथमिकताओं को लोगों की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, यदि ये पाया जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में लोगों द्वारा उपयुक्त संसाधन आवंटन नहीं किया गया है, तो सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक संसाधनों को सन्निवेशन कर सकती है और स्वयं ही संसाधनों का आवंटन कर स्वयं उत्पादन कर सकती है। बाजार को व्यवस्थाओं के ऐसे सेट के रूप में चित्रित किया जा सकता है जहां आर्थिक एजेंट अपनी उपयुक्त वृत्तियों और उत्पादों के साथ परस्पर अंतरक्रिया कर सकते हैं। कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने से मूल्य बढ़ जाता है और इस प्रकार उत्पादकों को संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अधिक संसाधनों का आवंटन करने का संकेत देता है। इस प्रकार बाजार आर्थिक गतिविधियों के पारस्परिक समन्वय से संसाधन आवंटन को नियंत्रित करता है। सकारात्मक एवं मानदंड संबंधी अर्थशास्त्र। संक्षेप में, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में इस चर्चा को चित्रित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न तंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं और मानदंड संबंधी अर्थशास्त्र में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। प्रक्रियाओं की चर्चा इनकी वांछनीयता के प्रकाश में एवं वर्तमान आर्थिक स्थिति की प्रासंगिकता के पैमाने में की गई है। यद्यपि दोनों की चर्चा पारस्परिक रूप से की गई है और उनमें से किसी का भी विश्लेषण दूसरे की सहायता लिए बिना नहीं किया जा सकता। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य एवं उनकी संबंधित अंतःक्रिया के संबंध में बाजार के साथ व्यक्तियों की प्रवृत्तियों की चर्चा की जाती है। जैसा कि अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है, कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती रहती है, क्या अर्थव्यवस्था के संसाधनों, उदाहरण के लिए श्रम, का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में निर्गत और मूल्य स्तर की सकल मापों पर व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ संपूर्णता में ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कुल निर्गत, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि। सारांश।
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वस्तुओं से हमारा अर्थ लोगों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भौतिक मूर्त वस्तुएं हैं। वस्तुएं शब्द को सेवाओं शब्द से विभेदित किया जाना चाहिए, जो आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की अमूर्त संतुष्टि को अधिग्रहित करता है। खाद्य वस्तुओं और परिधान, जो कि वस्तुओं के उदाहरण हैं, उनकी तुलना में हमारे लिए चिकित्सक और अध्यापकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सेवाओं के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। संसाधन से हमारा अर्थ वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भूमि, श्रम, उपकरणों और मशीनरी आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। संसाधनों के आवंटन से हमारा अर्थ ये है कि किस संसाधन की कितनी मात्रा प्रत्येक वस्तु और सेवा के उत्पादन में लगाई जाती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और खपत की अनुकूलता किसी भी देश और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व के लिए भी लागू होती है। एक अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों की प्रतिस्पर्धी उपयोग होते हैं। दूसरे शब्दों में, हर समाज को तय करना होता है कि ये अपने दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे करें। हर अर्थव्यवस्था दुर्लभ संसाधनों को विभिन्न संभावित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अर्थव्यवस्थित के भीतर व्यक्तियों के बीच आवंटित करने की समस्या का सामना करती है। दुर्लभ संसाधनों का आवंटन एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। संसाधनों की एक दी गई राशि और तकनीकी ज्ञान के दिए गए भंडार से उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभव संयोजनों को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक वस्तुओं या सेवाओं की दी गई मात्रा द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा और इसका व्युत्क्रम प्रदान करने वाले इस वक्र को उत्पादन संभावना सीमा कहा जाता है। ऐसी वस्तु जिसे छोड़ दिया जाना होता है, उसकी मात्रा के पदों में किसी अन्य वस्तु की किंचित अधिक मात्रा धारण करने से सदैव एक लागत जुड़ी होती है। इसे वस्तुओं की अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय सुनियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना बनाता है। एक बाजार प्रणाली में सभी वस्तुएं या सेवाएं एक मूल्य पर आती हैं, जिस पर खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाती है, जिस पर उनके विनिमय होते हैं। ये मूल्य संबंधित वस्तु या सेवा का समाज द्वारा किया गया औसतन मूल्य निर्धारण प्रतिदर्शित करते हैं। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में समाविष्ट सकारात्मक और मानदंड संबंधी मुद्दे बहुत निकटतापूर्वक एक दूसरे से संबंधित होते हैं और अन्य से अलग रहकर किसी एक मुद्दे की उचित समझ संभव नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र में व्यक्ति की भूमिका एवं बाजार में आर्थिक गतिविधियों के संबंध में मूल्य परिवर्तन पहलुओं को देखते हैं और समष्टि अर्थशास्त्री बाजार में निर्गत एवं उत्पादन के कुल मान एवं इसकी प्रक्रियाओं को समग्रता में देखने का प्रयास करते हैं।